तेजस्विनी के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत, और कावेरी मेहंदी के संग खुशियों से भर दे गहरा रंग। नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। आज की हमारी तेजस्विनी एक बहुत सामान्य सी महिला है जो एक छोटे से गांव से आती है, लेकिन इस छोटे से गांव से भी आगे आकर आपने ऐसे बड़े बड़े काम कर डाले कि पूरा देश आज आपको सलाम कर रहा है। आज आपको एक नायिका माना जाता है, वो भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में, क्योंकि आपने उत्तराखंड के जल जंगल जमीन को बचाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। आप यही नहीं रुकी, आपने वहां की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी बहुत काम किए। महिलाओं को मजबूती करने में भी आपने इस तरह की उनको राह दिखाई कि आज हजारों गांवों की महिलाएं भी आपको अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं, और इसीलिए आपके योगदान को देखते हुए आपको पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। हमारी आज की तेजस्विनी है उत्तराखंड की जानी मानी समाज सेविका बसंती देवी। बसंती जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बसंती देवी के जीवन के बारे में क्या कुछ खास है, पहले आपको ये दिखाते हैं और उसके बाद करेंगे बात बसंती देवी से। जल ही जीवन है, इस कथन को सार्थक करने में जुटी उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की बसंती देवी अत्यंत सरल स्वभाव, सहज व्यक्तित्व और सादगी से परिपूर्ण, लेकिन फौलादी इरादों की धनी बसंती देवी ने जल जंगल को बचाने में ही पूरा जीवन समर्पित कर दिया। बचपन से ही संघर्षों से जूझती बसंती देवी का 12 साल की उम्र में विवाह हुआ, 14 साल की उम्र में विधवा हो गई, फिर पढ़ाई में लग गई। गांधीवादी राधा भट्ट से प्रभावित होकर कौसानी के लक्ष्मी आश्रम में आकर बस गई और समाज सेवा में जुट गई। पूरे जिले में कोसी नदी को सूखता देखकर उसे बचाने की कोशिश करने लगी। इस काम में उन्हें काफी मुशक्कत करनी पड़ी, निराशा भी हाथ लगी, लेकिन संकल्प से पीछे नहीं हटी और आखिरकार महिलाओं को संगठित कर महिला ताकत के माध्यम से कोसी नदी और जंगलों को ही नहीं बचाया, बल्कि महिला संगठनों को जागरूक कर शराबबंदी, घरेलू हिंसा जैसी सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी जन जागरण आंदोलन चलाया। बसंती देवी ने कौसानी से लोध तक पूरी घाटी में करीब 200 गांवों की महिलाओं का समूह बनाया। उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर बल देते हुए महिलाओं की पंचायतों में स्थिति मजबूत करने पर भी काम किया, साथ ही गांवों की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद की। उन्होंने वन अधिकारियों के साथ समझौता किया, जिसके बाद न तो वन विभाग और न ग्रामीणों ने लकड़ियां काटी। वन विभाग की सूखी लकड़ी पर ग्रामीणों के अधिकार को मान्यता मिली। पर्यावरण संरक्षण को लेकर आपके द्वारा किए गए कार्यों का उल्लेख देश के प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात रेडियो कार्यक्रम में भी किया गया। अपने अभूतपूर्व कार्यों के लिए राष्ट्रपति द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार और पद्मश्री का सम्मान हासिल करने वाली उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की पर्यावरण संरक्षक बसंती देवी है हमारी आज की तेजस्विनी। बसंती जी, अभी हमने दर्शकों को बताया आपके बारे में, आपके काम के बारे में। पर्यावरण को लेकर आपने कितना कुछ किया है। कोसी नदी को बचाने में आपने जो काम किया वो वाकई सराहनीय है, लेकिन आप एक सामान्य सी महिला रही, छोटे से गांव से आती थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि कोसी नदी को लेकर, इसके संरक्षण को लेकर आपने एक अभियान ही शुरू कर डाला? तो मैं वैसे रहने वाली पिथौरागढ़ की हुई, फिर बाद में मैं अल्मोड़ा जिला कौसानी में आश्रम, जो गांधी जी की शिष्या थी सल्ला बहन जी, जो विदेशी थी, अंग्रेज़ों के उस आंदोलनकारी में वो वहाँ आई थी, तो उन्होंने यही सोचा कि यहाँ तो महिलाओं के अंदर बहुत शक्ति है, तो महिलाओं की बुद्धि का विकास भी होना चाहिए। इतना काम करती हैं, इतनी खेती पाती और सब कुछ करके, तो उन्होंने कहा जब ये मतलब हिंदुस्तान आज़ाद होगा
तो मैं लड़कियों के लिए स्कूल खोलूंगी। अच्छा। तो वो उस आंदोलन में रही पूरा। जब से वो विदेश से आए तब से वापस नहीं गई, वहीं उनका घर रहा। तो सरल स्वभाव की थी, उनको सल्ला बहन कहा। तो फिर जब मैं पहले शादी होगी, बाल विधवा होगी, तो फिर 12 साल में शादी होगी, पिथौरागढ़ ज़िले में रहने वाली हुई। फिर वहाँ एक लड़की हमारे वहाँ की चाची की दाजू की लड़की पढ़ती थी, थोड़ा विकलांग थी। उन्होंने कहा उनके पिताजी ने कि नातनी तुमको इस कम उम्र में ही अब क्या करना है, ऐसा हो गया है, तो तुम और वहाँ आश्रम में जाओ, पढ़ाई लिखाई करना। यानी आप 12 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई। बहुत छोटी उम्र होती है ये। हाँ। और उसके बाद आप विधवा भी हो गई। हाँ, 3 साल में विधवा हो गई। 11 में पढ़ता था वो लड़का, 12 में पढ़ा, 1 साल की ट्रेनिंग की, नौकरी लगी तो खत्म हो गया, खाली बुखार उखार आने में ही। तो मतलब आप एक तरीके से आप बाल विधवा हो गई उस बाल वक्त पे। विधवा हो गई। लेकिन खासतौर पे गाँवों में देखें तो एक बाल विधवा के लिए जीवन बहुत मुश्किल होता है ना। मुश्किल का, मेरी सास तो ऐसा ही कहती थी, मेरे लड़के को इसी ने खाया करके। न खाना देती थी, न बोलती थी, न कुछ करती थी। जब वो खत्म हो गया तो मैंने कहा कि अब मैं यहाँ क्या करूँ, खाना भी नहीं दे रहे हैं और बोल भी नहीं रहे हैं, कम से कम माँ के साथ रहूँगी तो खाना तो देगी, थोड़ा अच्छी तरह तो बोलेगी। तब फिर वहाँ से नज़दीक था पैदल जाना, तो मैं वहाँ चले गई। तो मेरे पिताजी बिहार पुलिस में थे और उनको पता चला ऐसा ऐसा हो गया करके, वो भी घर आए। आपके ससुराल वाले आपसे बात नहीं करते थे ना। वहां से आप अपने घर आ गई। हाँ। वहां से आप आश्रम कैसे पहुंची? हाँ, तो फिर वही मेरे चाचा, गांव में मेरे चाचा थे, मतलब चाची, उनकी भाई की लड़की विकलांग थी, वो आश्रम में पढ़ती थी। अच्छा। फिर हाँ, उनके पिताजी ने कहा, नातनी तुम यहाँ क्या करती हो, इतनी छोटी, तुम वहाँ जाओ, वहाँ पढ़ना लिखना करो। तो ये कह सकते हैं बसंती जी कि आप जब आश्रम में पहुंची तो फिर आपका जीवन बदल गया, क्योंकि हाँ। इस आश्रम में तो समाज सेवा को ही हाँ, सबसे महत्व हाँ, दिया जाता हाँ, है। हाँ, तो क्या वहीं से आप एक समाज सेविका के रूप में आ गए? हाँ हाँ, मैं 1 साल की कताई बुनाई की ट्रेनिंग की फिर वहाँ मैंने। उसके बाद और अल्मोड़ा जिले में दनिया क्षेत्र में और छोटे बच्चों को पढ़ाने का काम किया। तो दीदी ने कहा कि वहाँ, क्योंकि पहले लड़कियों को पढ़ाते ही नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि जब लड़कियों को स्कूल में नहीं भेजते हैं तो हम स्कूल गांव में ही खोलेंगे। तो वहाँ शुरू किया। तो वहाँ जब बालवाड़ी शुरू की तो गांव के लोग तो कहते थे अब ये 9 साल के हो गए हैं, 8 साल के हो गए हैं, अब 10 साल के हो गए, इनकी शादी करनी है लड़कियों की। तो मैंने कहा कि ठीक है, जब शादी होगी तब करोगे, तब पढ़ने दो। तो गांव में ही बालवाड़ी का वो खोला। तो यानी ये भी कह सकते हैं कि चूंकि आपने खुद बाल विवाह का दंश झेला था, तो आपने बाल विवाह को रोकने के लिए भी दिशा में भी मेहनत की। हाँ, फिर वो तो वो दिशा में तो मेहनत की, पहले तो बालवाड़ी चलाने का, फिर और उन लड़कियों को पढ़ाने का, और लड़कियों के साथ फिर लड़कियां कक्षा मतलब 3 साल जब उनको पढ़ाया लिखाया, कक्षा 3 में भर्ती किया प्राइमरी स्कूल में। आज कोई टीचर हैं और कोई डॉक्टर हैं, क्या बात है। कोई नर्स हैं और कोई समाज सेवा में संस्थाओं के साथ जुड़कर काम कर रही यानी हैं। आपकी मेहनत रंग लाई। हाँ, तब वो अभी भी कहते हैं कि दीदी हमारी गुरु तो आप ही हो, अगर आप नहीं होती, आप हमको नहीं पढ़ाती बालवाड़ी में और ऐसे ऐसे, तो हमारा क्या होता, आप हमारी गुरु हो करके। तो बसंती जी, आपने अपनी पढ़ाई भी पूरी की, आपने इतने साल महिलाओं के बीच में काम भी किया, लेकिन पर्यावरण, हालांकि उत्तराखंड में सभी लोग प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसी घटना घटी थी, क्या आपके सामने कोई ऐसा विषय आया था कि आपको लगा कि इसको एक अभियान बनाना चाहिए कि कोसी नदी को बचाना चाहिए? ये ख्याल कब आया? तो अभियान 2001 में फिर राधा दीदी ने मुझे बुलाया वहाँ। उन्होंने कहा, बसंती जो काम तुमने दनिया क्षेत्र में किया है, अब तुम यहाँ आओ, कोसी नदी सूख गई है, जंगल पूरा कट गया है और इनके घरों में इतनी लकड़ियाँ जमा हैं, सड़ गई हैं, और वो महिलाएं सुबह 5 बजे 6 बजे 7 बजे जंगल जाते, 3 गट्ठी लकड़ी लाती थी, 1 गट्ठी बांज लाती थी, शाम को 4 बजे जब घर आती थी तब ठंडा भात खाती थी, बीमार पड़ जाती थी। बच्चे कहाँ हैं, क्या है, ये कोई मतलब नहीं। और फिर जो भी उनके पास पैसा है वो डॉक्टर के पास और दवाइयों से ऐसे वो हो जाता। आपने कहा कि वो लकड़ियां जमा कर रखी थी, बहुत लकड़ियां सड़ जाती थी। हाँ। इतनी लकड़ी क्यों इकट्ठी की जाती? तो क्योंकि अब जो सास लोग हैं ना पहले के,
और वो क्यों, फिर मैं गई गांव में, मैंने सास ससुरों से कहा, मैंने कहा 10 दिन एक गांव में गई, कोई महिलाएं नहीं मिली, बहुएं, तो ससुर लोग हुए, सास लोग हुए, उनसे मैंने कहा कि मैं इतने दिन गांव में आ गई, वो कहीं नहीं, इतनी तुम्हारी लकड़ियां जमा हैं और सड़ गई हैं और इनको फेंक रहे हो, तो जंगल क्यों काटे हो? जब कोसी नदी सूख गई है, पानी अल्मोड़ा नहीं जाने वाला हुआ, बहुत ही कम पानी हुआ। और सब वो कभी जब सिंचाई वहाँ रुपाई करते थे तो पुलिस आ जाती थी रोकने के लिए कि वहाँ पानी नहीं जा रहा पीने के लिए, तुम ऐसे और खेतों में डाल ले हो करके, डर के मारे ऐसे चले जाते थे। तो मैंने कहा कि जब पानी पीने के लिए नहीं रहेगा और तो फिर क्या हम जिंदा कैसे रहेंगे? क्या तुम लोगों ने भाबर जाना है, भाबर जमीन खरीदी है, जो पानी सूख जाएगा तो जंगल ही नहीं रहेगा, पानी सूख जाएगा। ऐसे करके सास ससुर ने कहा ये तो डीएम का कहना नहीं मानेंगे, तुम्हारा क्या मानते हैं? सास कहती थी 1-1 किलो भात खाने वाले, 1-1 किलो। तो जब अगर जंगल से लकड़ी नहीं लाएंगे, बांज नहीं लाएंगे, इनका क्या काम है? जब मैंने कहा जब पानी नहीं रहेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? मतलब आपने उन लोगों को बहुत समझाने की कोशिश की ना? समझाया, लेकिन फिर आपने महिलाओं को संगठित किया। हाँ, तो फिर एक दिन वो महिलाएं, जैसे मैं लक्ष्मी आश्रम कौसानी जो हमारा आश्रम था, वहाँ के जंगल के रास्ते से नीचे आए तब मुझे मिल गए। सुबह चले गई मैं भी उस दिन। मैंने कहा कि ये तो जंगल सुबह चले जाते, रास्ते में मिल गई। फिर मैंने कहा अरे मैं तो तुम्हारे घर में 10 दिन आ गई, तुम कोई मिले ही नहीं। मैं तो नेपाल गई थी, भूटान गई थी, बांग्लादेश गई थी, वहाँ भी पहले जंगल काट के उन्होंने ख़त्म कर दिया था, फिर पानी सूख गया तो फिर उसके बाद उन्होंने वृक्षारोपण किया, जंगल बचाने का काम किया। आजकल वो बहुत अच्छे हैं। और तुम्हारे यहाँ देखो कोसी नदी में पानी नहीं है, तुम्हारे नल धारों में पानी नहीं आ रहा है। जब पानी नहीं रहेगा तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? इतनी अच्छी खेती। पर आपकी इन महिलाओं ने क्या आपकी बात मानी या उन्होंने भी विरोध किया? ना, विरोध बिल्कुल नहीं। वो तो बैठी, मैंने कहा मैं तुम्हारा संगठन बनाती हूँ और तुम अभी दराती और रस्सी लेकर वापस जाओगी और कल से फिर तुम जंगल नहीं जाओगे। तो उन्होंने कहा एक हमें जो क्या काटते हैं, पूरे गांव वाले इधर उधर के काटते हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, वो काटते हैं, तुम मेरे साथ दोगी, मैं तुम्हारा साथ, तो गांव में जाएंगे। आज तुम्हारा कितने गांवों में गई आप बसंती जी? 200 गांव में, हमारे उस इलाके में 200 गांव में संगठन बनाया, 200 महिलाओं का। फिर उसके बाद एक दूसरे का, तीसरे का, फिर अलग अलग जगह में जो संस्थाओं के लोग काम करते थे, रहते थे, काम होता है, उनके वहाँ भी संगठन किया। जैसे बागेश्वर ज़िले में हो, बागेश्वर की तरफ हो, और रानीखेत की तरफ हो, और या अल्मोड़े की तरफ हो, जहाँ जहाँ भी फिर जाकर ऐसे पदयात्रा की। फिर वो वापस चले गए दराते और रस्सी लेकर, फिर दूसरे दिन से कभी नहीं गए जंगल। और फिर दूसरे गांव में सब जगह संगठन बनाया। तो मतलब आपने महिला शक्ति को एकत्रित किया और महिलाओं के जरिए आपने कोसी नदी को सूखने से बचा लिया। बचा लिया। और फिर पहले भाई लोग भी शराब पीकर मुझे गाली करते थे। और ऐसे ऐसे कहते थे बड़े आई है, इसका तो घर बार नहीं है, ये तो आश्रम में रहती है, हमारी बहू को, हमारी पत्नियों को और ऐसे ऐसे भड़का रही है, ये कर। पर वो महिलाएं इतनी अच्छी हुई, उन्होंने कहा दीदी आप चिंता मत करो, ये तो ऐसे ही हैं, हम आपके साथ हैं। अच्छा, आपके साथ हैं। तो पहले थोड़ा इस प्रकार का उनको भी डांटते थे, वो करते थे। धीरे धीरे फिर भाई लोग भी ठीक हो गए। उनको भी जब बीड़ी पीते थे, सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे, दुकानों में बैठकर आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, तो उनको भी मैं कहती थी देखो तुम ऐसा नशा करते हो, शराब पीते हो, जुआ खेलते हो और बीड़ी सिगरेट पीते हो, जो आगे की पीढ़ी है, बच्चे हैं जो तुम्हारे छोटे छोटे, वो क्या सीखेंगे? तो यानी आपने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाई। इन सब के लिए भी आपने और ये सब आपने महिलाओं के जरिए ही हासिल किया? नहीं, मैंने अपने उससे किया, फिर महिलाएं भी मेरे साथ हुई। तो वो कहते थे दीदी, अगर जब वो शराब पीकर मुझे गाली करते थे, वो कहते थे तुम चिंता मत करो, ये ऐसे ही है, हम आपके साथ हैं। अच्छा। हम आपके साथ हैं। और महिलाएं आपके साथ हो गई और देखिए महिलाएं एकजुट हुई तो समाज बदल डाला। नहीं, फिर उसके बाद आदमी भी साथ हो गए बाद में। सबसे बड़ी बात तो ये है कि फिर बाद में वो भी सहयोग करने लगे। जब मैं कभी गांव में जाती थी, जब बीड़ी सिगरेट पीएंगे, मैं कहती थी कि ठीक है, महिला और
पुरुष का बराबर अधिकार है सब चीज़ में, घर बार बराबर है, खेती में वो काम कर रहे हैं तो तुम भी उनका साथ दो। खाली यहाँ पर तुम इस प्रकार का वो कर रहे हो। अगर तुम नहीं जा सकते हो, नहीं कर सकते हो, तो कम से कम तुम अखबार पढ़ो और धार्मिक किताबें पढ़ो, आपस में तालमेल मेल अच्छा करो, ऐसे करके। तो फिर जब मैं इधर उधर से जब आऊँगी, जब और रास्ते में तो ऐसे बीड़ी सिगरेट भी पीएंगे तो फेंक देंगे। फिर वहाँ पर अखबार है, अखबार लेंगे और किताबें। आपका खौफ हो गया उन्हें फिर अब आप आई है तो भाई ये सब छोड़ना पड़ेगा, बुरी आदतें छोड़नी पड़ेगी। दीदी आ गई, छोड़ो, उठो। जब ताश और वो खेलने भी लगे रहेंगे तो और फेंक देंगे उनको भी, उड़ जाएंगे वहां से। लेकिन बसंती जी, जाहिर है कि आज हम इन बातों को लेकर खुशी की अनुभूति महसूस कर रहे हैं, लेकिन उस समय बहुत मुश्किल काम था जो आपने कर दिखाया। लेकिन आपके कामों की फहरिस्त बहुत लंबी है, यहीं पर नहीं रुक सकते। बसंती जी, आपसे बातचीत हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर कार्यक्रम में लेंगे एक ब्रेक। शीतल टैंक्स के साथ करिए जल सुरक्षा की तैयारी, क्योंकि जल सुरक्षित तो कल सुरक्षित। शीतल वाटर टैंक्स। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। जिन आँखों के सपने सुरक्षित हो वो चेहरे मुस्कुराते ही हैं, क्योंकि इनको है एक अच्छे भविष्य का भरोसा। और इन जैसे 4 करोड़ लोगों को अच्छे भविष्य का भरोसा दिया है भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल पेंशन योजना ने। आप भी इनकी तरह अटल पेंशन योजना में पंजीकरण कराएं और 3 लाभ के साथ 60 वर्ष की आयु के बाद आजीवन गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन पाने के हकदार बने। अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकरण के लिए अपनी बैंक शाखा या डाकघर से संपर्क करें। भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहाँ तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR। 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ISI। मम्मा, ISI। नो बेटा, हॉट है, पापा को लेट हो जाएगा। पापा, ISI। गेट रेडी बेटा। मम्मी, हमारे घर में सभी प्रोडक्ट्स पर ISI का निशान क्यों है? ISI मार्क का मतलब है विश्वसनीय, बेहतरीन क्वालिटी, ताकि हम सब सुरक्षित रहें। ISI मार्क जैसे पापा से है देश सुरक्षित, ISI मार्क से हम सब सुरक्षित। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. कावेरी रंग छायो, खुशियों से मन गायो, कावेरी रंग छायो। कावेरी मेहंदी कोन, हाथों पर उतरे प्यार के गहरे रंग। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया, खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो
और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह। AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान, भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान। जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि? मेरे मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। I see। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। मैं हूँ UPL का स्वीप पावर। मैं उन आविष्कारी तत्वों से संपन्न हूँ जो कि हर प्रकार के खरपतवारों को खत्म करने की क्षमता रखते हैं। UPL का स्वीप पावर एक बहुआयामी खरपतवार नाशक है जो जिद्दी से जिद्दी खरपतवारों पर जल्द नियंत्रण करता है। UPL का स्वीप पावर सबसे सुरक्षित, सबसे असरदार। चल भाई, झुमके बदली कराने हैं। अरे आंटी, ये रही सामने सोने की दुकान, यहाँ से बदलवा लो। पर खरीदा तो उस दुकान से था। अरे अगर हॉलमार्क का निशान है ना, तो कहीं से भी अदला बदली करा लो, वो भी बिना किसी डर के। सच? हाँ, 16 आने। सोना कहीं भी खरीदो, बेचो बेझिझक, बेफिक्र, हॉलमार्क के साथ। हॉलमार्क है तो सोना है। हीरे जैसे बदन को तराशता है एलॉयस हेयर रिमूवल क्रीम, त्वचा बनेगी शाइनी और लवली। एलॉयस हेयर रिमूवल क्रीम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं तेजस्विनी, जिसमें आज हमारी मेहमान है उत्तराखंड की पर्यावरणविद, जानी मानी समाज सेविका बसंती देवी। बसंती जी, आपने महिला ताकत क्या होती है ये तो सबको दिखा दिया, लेकिन महिलाओं को जो मुसीबतें हो रही हैं, समाज में जो घरेलू हिंसा के मामले हो रहे थे, आपने उसके खिलाफ भी आवाज उठाई। क्या इसमें आप कहां तक सफलता हासिल कर पाए, और क्या इसमें महिलाओं का सहयोग जो आपको पर्यावरण को लेकर मिला, इसमें किस हद तक मिला? मेरे को जो महिला हिंसा का था तो वो जो बहुत रोती थी, क्योंकि 4 महिलाओं ने तो जंगल में जब जाकर फांसी खा दी ना, तो उन्होंने कहा, बल्कि जब संगठन नहीं बना था, पहले मैं वहाँ नहीं थी, तो 4 बहू ने, तो उन्होंने कहा कि क्या करें हम यहाँ, जब हमको ना समय पर खाना देते हैं, रात दिन हमको जंगल का ये काम करना है। ये तो 4 महिलाओं ने, उन बहू ने कहा कि चारों ने आत्महत्या कर दी। न हमको कभी मंदिर में जाने देते हैं, न शादी में जाने देते हैं, न पूजा पाठ करते हैं। एक तरीके की बंधुआ मजदूर बन गए। हाँ, बन गए वो। ऐसे तो सब हमारे गांव के इधर उधर के लोग कह रहे हैं कि हम इस घाटी में अब अपनी लड़कियों को नहीं देंगे। अच्छा। जब संगठन बनाया फिर सब एक हो गए। मैंने कहा तुम पूजा पाठ में, उनके सास ससुरों से गांव में भी मीटिंग की मैंने उनकी। मैंने कहा कि बहुओं को मंदिर में भी जाने दो और उनको पूजा पाठ भी करने दो, शादी में भी जाने दो। जब अच्छे वो हो जाएंगे तो कल के जो आम बच्चे हैं हमारे, वो भी तो ठीक है। लेकिन घरेलू हिंसा के खिलाफ अगर, या महिला उत्पीड़न के खिलाफ अगर आवाज उठानी है, तो इसमें तो बसंती जी पुरुषों को बदलना जरूरी है। नहीं, उनको कहा मैंने, जब उनको शराब पीकर उनको मारते थे और इस प्रकार के और वो करते थे, तो फिर उनको भी कहा मैंने उनसे भी कहा कि मैंने महिलाओं से कहा कि जब वो शराब पीते हैं तो उस समय तुम और गाली गलौज मत करो, और जब वो ठीक होते हैं तो उस समय उनको आराम से अच्छी तरह समझाओ, और मैं भी उनके साथ बात करूंगी, और तुम गाली गुस्सा ऐसे 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 क्या समझाने मात्र से ये हो गया? हाँ, फिर तो वो सब एक हो गए।
फिर तो सब और नहीं पीने वाले हुए, नहीं मारने वाले हुए, बच्चों का भी साथ देने वाले हुए, तो आपसी तालमेल अच्छा हो गया। तब तो वो मंदिर में भी जाने लगे, पूजा में भी जाने लगे और जंगल काटना भी बंद कर दिया। और फिर मैंने वन विभाग से भी कहा, मैंने कहा कि जंगल ये गांव का है, गांव यहाँ का है, खेती उनके है, पानी ये है, वृक्षारोपण सब वो कर रहे हैं, जंगल बचा रहे हैं। तो कच्ची वो भी लकड़ी बेचने लगे, क्या है वन विभाग वाले भी। तो एक दिन उन्होंने कहा दीदी हम तो अब नहीं काट रहे हैं जंगल, वृक्षारोपण कर रहे हैं और जंगल में आग लगती है तो हम बुझाते हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं। और आज ये 2 गाड़ी में 14 तख्ते ले जा रहे हैं वो वन विभाग वाले। तो मैंने कहा कि रोको उन गाड़ियों को, कहो ड्राइवर से कि गाड़ी तुम ले जाओ, ये लकड़ी हमारी है, ये जंगल हमारा है, यहाँ से कैसे ले जा रहे हो। मैंने कहा भी वन विभाग को हम बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे उनकी, तो अगर वो माफ़ी मांगेंगे तो हम चलो एक दिन का उनको माफ़ कर देंगे, फिर कल से कभी नहीं करेंगे। तो 3 कहाँ आते नहीं, तो मैंने कहा लिखित में 2 कहेंगे, हम लिखित में 2, आज से हम जंगल नहीं काटेंगे। तो वो कहाँ आते मीटिंग में, तो अगर वो माफ़ी मांगते, कैसे मांगते महिलाओं से, वो तो वन विभाग के रक्षक हुए, वन को बचाने वाले, और लिखित कैसे देते, उनकी तो नौकरी जाती। 3 महीने तक फिर बंद रहे। फिर मैंने उनसे कहा संगठन बना है तुम्हारा और मतलब एक तख्ते की कीमत कितनी है, उन्होंने कहा 100 रुपया। तो मैंने कहा 14 तख्ते हैं, फिर 1400 हो गए तुम्हारे, तो तुम जिसको चाहे वो उसका उपयोग करे, वो पैसा दे, तुम अपने जो महिला मंगल दल का खाता है उसमें डाल दो, और जब भी सार्वजनिक काम करना होगा और तो उसमें फिर कभी किसी की शादी हो। लेकिन वन विभाग वाले क्या मान गए उसके बाद? फिर मान गए, वो तो मानेंगे। उनके तो ऑफिस में ही गई, मैं लिख कर दिया। मतलब आपने हर स्तर पर जंग लड़ी। हाँ, और आप मैं डीएम एसडीएम के पास, थानेदार के पास और उनके सबके पास जाती थी, कभी भी कोई बसंती जी, यहाँ इस क्षेत्र के लोगों को तो बसंती देवी मिल गई जिन्होंने जंग हर स्तर पर लड़ी, किसी से डरी नहीं। लेकिन ऐसे बसंती देवी तो हर जगह होगी ना, तभी पर्यावरण को बचा पाएंगे। हाँ नहीं, पर एक ऐसे हो जाए तो सब महिलाएं मेरे साथ हुई और मैंने उनको मार्गदर्शन दिया, तभी तो ये वो तो उसके बाद मैं कहती थी, जब उतनी महिलाएं मरी, 4 महिलाएं, उसके बाद शादी का वो कहते थे दीदी अब तो इतना। मैंने कहा अब तुम्हारे ये गांव में दे रहे हैं नहीं लड़कियों को, कोई लोग इधर उधर के क्या कर, नहीं दीदी अब तो हम बहुत खुश हैं। हाँ, बहुत अच्छी तरह रहते हैं। हम शादी में जाते, मैं भी शादी में जाती थी, जब मुझे बुलाते थे तो इतना डांस करना, नाच करना, ये करना, वो करना, सब कुछ वो करते थे। अब तो सब देने लगे हैं। उजड़े हुए सामाजिक जीवन को भी आपने बसा दिया, संवार दिया। लेकिन बसंती जी, क्योंकि महिलाओं को आपने सशक्त किया, परिवारों को आपने सशक्त किया, लेकिन उससे आगे बढ़कर आपने पंचायतों में भी महिलाओं को मजबूती से आवाज सामने रखी। क्यों, हमने पंचायत का भी काम किया, 4-5 साल काम किया, तो फिर वहाँ पर बराबरी का अधिकार, 50% आरक्षण में। जैसे महिलाएं भी पहले तो महिलाएं जब आती थी, खाली उसको उठाएंगे, नाम लिखेंगे और उनके ससुर या उनके पति या उनके देवर या उनके बेटे जो भी हैं वो काम करेंगे। जब और पंचायत में फिर उनको नाम भी दिया गया, सरपंच पति, ऐसा कहते हैं उन्हें। तो फिर बाद में जब उनकी ट्रेनिंग करते थे हम और उनको बिठाते थे, तो मैं यही कहती थी कि तुम ग्राम प्रधान हो, तुम्हारा अधिकार है। पीछे से भाई लोगों से भी कहती थी कि पीछे से तुम इनका सहयोग करोगे और तुमको जिले में जाना या ब्लॉक में जाना और वहाँ हस्ताक्षर करना, ये तुम्हारा काम नहीं है। सब काम ये करेंगे, ये जाएंगे। लेकिन महिलाएं डरती नहीं थी क्या? फिर नहीं, जब आपने ये कहना शुरू किया? हाँ, नहीं डरती थी। पहले तो कहते थे ये कहाँ जाने देंगे, क्या करेंगे। फिर जैसे हमने वहाँ और 20-50 ऐसे गांव में पंचायतों का वो कर लिया, तो वो सब इकट्ठे होकर जाती थी। बसंती जी, हमारे देश में महिलाओं में ताकत तो बहुत है, लेकिन कई बार उन्हें सामने लाने की जरूरत होती है, उन्हें हिम्मत देने की जरूरत होती है। इस कार्यक्रम के जरिए भी बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं पूरे देश के दूर दराज के क्षेत्रों में भी, जो आपकी बात इस वक्त सुन रही होंगी। उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी उन्हें? तो मैं महिलाओं से यही कहती हूँ, हिम्मत रखो और ताकत रखो। अगर हम गलत झूठ बोलेंगे तो हमको वो हो गया, हम सच बोल रहे हैं तो उसमें क्या है, तो हम ताकत से और हिम्मत से आगे बढ़ेंगे तो हमारे आगे की
जो बच्चे हैं वो भी आगे बढ़ेंगे, उनको भी वो मार्गदर्शन दो। तो ऐसा करके ये काम किया। बहुत बढ़िया बसंती जी, आपसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा और आपका जोश और उत्साह जो बना हुआ है वाकई वो आज भी बहुतों का मार्गदर्शन कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया बसंती जी हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे कार्यक्रम में आज की तेजस्विनी बसंती देवी। और अब कार्यक्रम में वक्त चला है हमारी अगली सेगमेंट का। बात करते हैं आजादी की वीरांगनाओं की। मिथुबेन होम्स जी पेटेट स्वतंत्रता संग्राम में एक अग्रणी सेनानी थी। एक समृद्ध पारसी परिवार में जन्मे मिथुबेन अपनी मौसी से प्रभावित थी, जो गांधी जी के अनुयायी थी। उनके परिवार ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम छोड़ने नहीं तो बेदखल किए जाने की धमकी भी दी, लेकिन उनका जवाब था, सरकार के साथ बैठना आपका काम है और देश के साथ रहना मेरा काम है। उन्होंने कस्तूरबा गांधी और सरोजिनी नायडू के साथ दांडी मार्च में अहम भूमिका निभाई थी। मिथुबेन ने बारडोली सत्याग्रह में भी भाग लिया, जहां उन्होंने सरदार पटेल के मार्गदर्शन में काम किया था। मिथुबेन ने भारत में शराब विरोधी आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो महात्मा गांधी के साथ गुजरात में अनुसूचित जनजातियों के साथ शराब के मुद्दे पर बात भी करती थी। बाद में मिथुबेन ने मारोली में एक आश्रम स्थापित किया, जिसमें परिवारों से वंचित आदिवासी हरिजन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कताई बुनाई, डेयरी, खेती, चमड़े के काम और सिलाई में डिप्लोमा कोर्स पढ़ाया जाता है। उन्होंने मानसिक रूप से बीमार मरीजों के इलाज के लिए भी अस्पताल खोला। 1961 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ऐसी वीरांगनाओं को देश कर रहा है सलाम। तो आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और तेजस्विनी के साथ। लेकिन अगर आप हमें कुछ भी कहना चाहते हैं इस एपिसोड को लेकर भी, कैसा लगा आपको ये कार्यक्रम, तो आप अपने सुझाव हमें जरूर ईमेल के जरिए भेजिए। हमारा ईमेल आईडी tejaswini.ddnews@gmail.com। तो अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। तेजस्विनी के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। और कावेरी मेहंदी के संग खुशियों से भर दे गहरा रंग। अनियमित वर्षा के कारण बाढ़ कहीं भी कभी भी आ सकती है, तो तैयार रहना अच्छा है। बाढ़ की चेतावनी का ध्यान रखें, रेडियो सुने, टीवी देखें, अखबार पढ़ें। केवल अधिकारियों द्वारा दी गई चेतावनी पर विश्वास करें। फोन बैटरी को बचाने के लिए SMS का